वेलकम बैक एनी फैंस, स्वागत है आप लोगों का डीमन स्लेयर सीजन 5 के चैप्टर 144 में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अब हम देखते हैं तांजीरो और ग्यू लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी तांजीरो के नीचे एक गेट ओपन होता है, लेकिन तांजीरो बड़े ही मुश्किल से गिरने से बच जाता है। फिर ग्यू तांजीरो को सावधानी बरतने को बोलता है और ये सब देखकर तांजीरो समझ जाता है कि ये कैसल ग्यू और तांजीरो को अलग करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये मुजान के पास नहीं पहुँच पाए। और तांजीरो को ये नहीं पता कि लेडी टमायो मुजान के साथ कितनी देर तक टिक पाएगी, तो इन दोनों को जल्दी से जल्दी मुजान के पास पहुँचना होगा। लेकिन तभी कासुगा क्रो आके ये अनाउंसमेंट करता है कि शिनोबु कोचो अपर मून 2 के साथ लड़ते हुए मारी गई। ये सुनकर ग्यू और तांजीरो शॉक में पड़ जाते हैं और तांजीरो को शिनोबु की कुछ मेमोरीज याद आती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगता है। फिर ग्यू ये नोटिस करता है कि इन कासुगा क्रोस के गर्दन पे एक अजीब तरह की कागज लगी हुई थी और ये संदेश पहुंचाने में पहले से काफी तेज हो गए थे। और तभी हम 3 नए कैरेक्टर को देखते हैं और ये तीनों मास्टर कगाए के ही बच्चे होते हैं। इसका नाम है उबुयाशिकी किरिया, जो कि 8 वर्ष के उम्र में ही उबुयाशिकी फैमिली का हेड बन गया और डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर बन गया, क्योंकि ये उबुयाशिकी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। और किरिया की 2 बहनों के नाम कुइना और कानाटा होता है और इनकी बाकी 2 बहन मास्टर कगाया और उनकी माँ के साथ उबुयाशिकी मेंशन में मारे गए। ये तीनों अपने काम में लग जाते हैं और इन्फिनिटी कासिल का एक मॉडल मैप बनाते हैं जिससे वो मुजान तक पहुँच सके। असलियत में इन तीनों ने यूशिउरो के ब्लड डिमन आर्ट को यूज करके एक पेपर के जरिए उनके और कासुगा क्रोस के बीच एक लिंक बना लिया था, जिससे इन्फिनिटी कासिल का सभी जानकारी इन तीनों को यहाँ मिल रहा था। किरिया जल्दी सभी कासुगा क्रोस को इन्फिनिटी कासिल का चक्कर लगाने को बोलता है और चारों तरफ उनकी आंखें फैलाने को बोलता है। और अभी तक मुजान ने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया था, तो किरिया सभी डीमन स्लेयर्स को नॉर्थ की तरफ जाने को जानकारी देने को बोलता है। तभी कुइना बोलती है कि जेनित्सु का सामना अपर मून 6 के साथ हो गया है। तभी हम जेनित्सु और काइगाकू को देखते हैं, जहाँ पर काइगाकू जेनित्सु से बोलता है कि जेनित्सु अभी तक थोड़ा सा भी नहीं बदला। और फिर वो जेनित्सु को चिढ़ा के कहता है कि वो अभी तक एक चिकन पॉक्स की तरह ही लगता है और वो पहले की तरह बहुत कमजोर है, क्योंकि जेनित्सु फर्स्ट फॉर्म के अलावा दूसरे फॉर्म्स को यूज नहीं कर सकता। लेकिन जेनित्सु एक सिग्मा टाइप से रिप्लाई देता है कि काइगाकू की औकात तो लोअर मून तक ही है, उसे तो बस अपर मून की खाली जगह पूरी करने के लिए रखा गया है। इसके रिप्लाई में काइगाकू बोलता है तो छोटा बच्चा आखिर बात करना सीख ही गया। फिर जेनित्सु बोलता है कि काइगाकू एक डीमन क्यों बना, क्योंकि वो तो एक थंडर ब्रीदिंग यूजर था। फिर काइगाकू हंसते हुए बोलता है कि जेनित्सु को इससे कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर जेनित्सु बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर वो डीमन नहीं बना होता तो उनके दादाजी ने खुद को नहीं मारा होता। तभी हम जेनित्सु के दादाजी जिगोरो के लाश को देखते हैं, जो कि खून से लथपथ हुआ था। फिर जेनित्सु बोलता है कि दादाजी ने अपने पेट को चीर डाला और खुद को एक दर्दनाक मौत दिया। वो बहुत देर तक दर्द से तड़पते रहे। काश कि उस दिन कोई उनके पास होता जो उनके गले को काट के उन्हें इस दर्द से मुक्त कर देता। उन्होंने खुद को ऐसी दर्दनाक मौत इसलिए दी क्योंकि वो थंडर ब्रीदिंग यूज करते थे और वही थंडर ब्रीदिंग आज डीमन के पास चली गई। और इसके रिप्लाई में काइगाकू हंसते हुए बोलता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं। क्या इस बात को लेके मुझे दुखी होना चाहिए या फिर मुझे पश्चाताप करना चाहिए? और मैं इस बात पर एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। मुझे इससे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के साथ रहूंगा जिन्हें मेरी काबिलियत पर भरोसा है। और असलियत में मुझे इस बात से बहुत राहत मिल रही है कि वो बुढ़ा एक दर्दनाक मौत मरा। मैंने उसे खुश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कभी अपने काबिल समझा ही नहीं। वो सिर्फ एक घटिया बुढ़ा है जो सिर्फ तुम जैसे गंदे और कमजोर को अपने काबिल समझता है। ये सुनकर जेनित्सु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है दादाजी बुरे नहीं थे और अगर मैं गंदा हूँ तो तुम एक कचरा हो। हाँ, मैं सिर्फ फर्स्ट ब्रीडिंग को यूज कर सकता हूँ, लेकिन तुम फर्स्ट ब्रीडिंग को छोड़ के बाकी सभी ब्रीडिंग का यूज कर सकते हो। दादाजी की मौत एक पेनफुल मौत थी और वो इतने लकी भी नहीं थे कि उन्हें अपने काबिल का स्टूडेंट मिल सके। ये सुनकर काइगाकू भड़क जाता है और कहता है कि वो खुद को उसके साथ कैसे जोड़ सकता है। और फिर काइगाकू थंडर ब्रीदिंग का 4th फॉर्म डिस्टेंट थंडर का यूज करके जेनित्सु के ऊपर हमला कर देता है और जेनित्सु भी अटैक के लिए रेडी होता है। जैसे ही काइगाकू जेनित्सु के ऊपर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि जेनित्सु ने पहले ही काउंटर अटैक कर दिया था और जेनित्सु कहता है तुम काफी स्लो हो। जेनित्सु की स्पीड देखकर काइगाकू भी हैरान होता है और हम जेनित्सु को देखते हैं जो कि एक डेविल से कम नहीं लग रहा था। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और अगले चैप्टर में इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध होगा। तो उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।